Okay, good afternoon, students. I am Praveen Kumar from the Department of Plant Breeding and Genetics. I will take this course which is named Intellectual Property Right. Okay, in this course we will study the different types of the intellectual property rights with the detailed information. After that we will study the different national and international organizations which is control and management the intellectual property right of owners. Okay, and after that PPV and FR 2001 means Protection of Plant Variety and Farmer Right Act. Okay, this is will be our last topic. Okay, let's we start the meaning of intellectual property right. Intellectual property rights means it is an application of human mind. Means what we created in our mind, it will means what is the idea, means what is our idea which present in our mind. From this idea we will develop a product, or this developed product from our idea, that is intellectual property right. ओके मतलब ऐसे हिंदी में ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि कैसे एक अपना ह्यूमन माइंड है जो अपने दिमाग से क्या चीज़ हम क्रिएट करते हैं। कुछ भी हमने सोचा है, हमने कोई बुक लिखने के बारे में सपोज हमने कुछ सोचा है, तो वो बुक अपने दिमाग में लिखा, उसका स्टोरी बनाया, स्टोरी बना के हमने एक बुक लिख दिया, तो जो बुक लिख दिया वो हमारा प्रॉपर्टी हो गया। तो ये प्रॉपर्टी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। हम मतलब हमारी बुद्धि से क्या बन रहा है वो प्रोडक्ट है, वो जो बुद्धि से जो प्रोडक्ट बना वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। और फिर आगे लिख रखा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ द माइंड फॉर विच द प्रॉपर्टी राइट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करस्पॉन्डिंग फील्ड ऑफ लॉ। मीन्स इसका मतलब ये है बच्चों कि जो प्रॉपर्टी हमारी है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए क्रिएशन की। मीन्स इट शुड बी द डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। और उसका जो राइट है, उस प्रॉपर्टी का राइट वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, है ना। उस जो लॉ के अंदर में वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तुम्हारी जो प्रॉपर्टी जो तुमने क्रिएट किया, कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट किया या कोई डिज़ाइन तुमने क्रिएट किया, वो अलग टाइप की होनी चाहिए और वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए बाय द लॉ, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए नीचे दे रखा कि कोई भी आर्टिकल ऑफ टेक्सटाइल्स, कॉस्मेटिक सामान हो गया आपका, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स यानी जो टेबलेट वगैरह जो बन रही है, जैसे पैरासीटामोल बन रही है, तो पैरासीटामोल का जो उसका बनाने का जो तरीका है वो भी प्रोटेक्टेड है। ओके, उसमें क्या फॉर्मुलेशन है वो भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जो हमने सपोज करो बुक लिख दी हमने, जैसे मैंने बुक लिख दी फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो वो फंडामेंटल प्लांट ब्रीडिंग भी मेरी प्रॉपर्टी होगी और वो मैं प्रोटेक्ट करवाऊंगा अंडर द कॉपीराइट। ठीक है, तो वो उसका कॉपीराइट मुझे मिल जाएगा, फिर उस बुक को कोई दूसरा बना नहीं सकता। ओके ना, मैं अपने उस प्रॉपर्टी को फिर ट्रांसफर कर सकता हूँ ना। ये होता है प्रॉपर्टी राइट। अब इसकी नेचर क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना, कि ये हमें कोई क्या मतलब प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी कोई नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव राइट टू स्टॉप द अदर्स कॉपिंग और काउंटर फिटिंग। मीन्स मतलब जो भी अदर है, जैसे मैंने बुक बना दी, अब इस बुक को कोई और भी तो कॉपी कर सकता है उस चीज़ को, तो कॉपी करके वो कुछ बेच सकता है, अपना मतलब मुनाफा कमा सकता है, ही कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम माई बुक। तो ये प्रोटेक्ट करता है उससे कि वो उसको कॉपी करने से बचाए और बेनिफिट जो भी उसका जो बेनिफिट मिल रहा है उस बुक को छापने से, उसके प्रोटेक्ट करता है ये, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी वो नहीं बना सकता है ना। ये इसका इम्पोर्टेंस है, मतलब कोई आईपीआर में हम यदि प्रोटेक्शन करवाएंगे तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन पेटेंट बिंग फर्स्ट विद एन इन्वेंशन प्री अटेम्प्ट्स एनी राइट्स ऑफ एन अदर मेकिंग सेम इन्वेंशन इंडिपेंडेंटली। मतलब कि कोई भी अदर आदमी सेम इन्वेंशन को नहीं बना सकता है ना। मैंने वो बना दिया, मुझे राइट मिल गया, लेकिन अनदर आदमी नहीं है कि सेम उसी चीज़ को वो बना दे मतलब इंडिपेंडेंटली, उसको ये
मतलब कि राइट नहीं है। मैंने जो बनाया वो बना दिया इन्वेंशन, अब उसी सेम चीज़ को वो दूसरा आदमी नहीं बना सकता है। मेकिंग द सेम इन्वेंशन इंडिपेंडेंटली, इसका मीनिंग ये है। लेकिन जो कॉपीराइट है, जो थर्ड पॉइंट में लिख रहा है, इन कॉपीराइट द राइट डायल्यूटेड एज अ राइट ओवर द एग्जेम्पशन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड नॉट ओवर आइडिया। मतलब लेकिन कॉपीराइट जब हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अब कॉपीराइट का जो कॉपीराइट, जैसे बुक का मेरा कॉपीराइट हो गया, अब वो कॉपीराइट है वो मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ उसको किसी और को, है ना, लेकिन मेरे आइडिया को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, वो मतलब वो बुक कॉपीराइट उसको दे दिया, वो बुक को छाप सकता है, बना सकता है, लेकिन कैसे बुक बनाया, क्या बनाया, बिहाइंड क्या आइडिया, दैट विल बी नॉट ट्रांसफर टू अदर पर्सन। और ये आईपीआर क्या है, एक स्टेचुटरी राइट है, लीगलिटी और इन्फोर्सिबल है। मतलब एक लीगली एनफोर्स करने वाला एक राइट है, लीगल राइट है जो कि सभी को मिलता है। और ये टेरिटोरियल है, ये नेचर के अंदर, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन के अनुसार ये मिलता है। और ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, मतलब ये टाइप्स हैं। अभी वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ द आईपीआर। फर्स्ट है पेटेंट। तो पेटेंट का मीनिंग क्या है? पेटेंट मीन इट इज़ अ लिमिटेड राइट ग्रांटेड बाय द स्टेट टू एन इन्वेंटर इन रिस्पेक्ट of an invention to exclude any other person from the practicing the invention, that is manufacturing, using, selling the patent product or from using the patented process without permission। मतलब इसका मीनिंग ये हो गया है कि जो भी तुमने पेटेंट करवाया किसी चीज़ का, ओके ना, सपोज करो कि मैंने एक वेराइटी बना दी है जिसको हाईली नाइट्रोजन एफिशिएंट है, ये वाली वेराइटी, इस कंसंट्रेशन पे ये वेराइटी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस करती है। सपोज करो कि 60 kg नाइट्रोजन देने पे और 20 kg पोटाशियम देने से, पोटाशियम दे रहा हूँ 20 kg, 60 kg नाइट्रोजन और थोड़ा सा मैंने दे दिया है जिंक, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से, जिंक मतलब 1 ग्राम दे दिया, तो ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को आप पेटेंट करवा सकते हैं, है ना, वो पेटेंट आपको मिल गया उस चीज़ का। और लेकिन अब इसका, लेकिन आपको अपना पेटेंट ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे पेटेंट करवाएंगे और फिर वो पेटेंट करवा लिया, ये चीज़ आपकी हो गई, लेकिन अब इस कॉम्बिनेशन को कोई दूसरा आदमी यूज़ नहीं कर सकता, उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, उसे वो अपने आप से बना के यूज़ नहीं कर सकता है, उस चीज़ को सेल नहीं कर सकता है ना, उसके प्रोसेस को वो पेटेंट नहीं करा सकता विदाउट योर परमिशन। ये होता है पेटेंट। मतलब कि कोई भी आपने कोई भी अपना आइडिया है, उसका प्रोडक्ट बनाया, आपको पेटेंट ऑफिस में जाके आपको उसका पेटेंट मिल गया, तो फिर क्या, पेटेंट मिलने के बाद में कोई भी अदर व्यक्ति उसका मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, सेलिंग वो नहीं कर सकता, ये पेटेंट होता है। और किन चीज़ों का हमें पेटेंट हो सकता है, मतलब उस जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट में क्या खासियत होनी चाहिए। मतलब कोई भी सपोज एक प्रोडक्ट बना लिया, खिलौना बना दिया आपने, एक टॉय बना दिया अच्छा सा बढ़िया शेप टाइप का, तो आप उस जो शेप है उस टॉयज़ का आप उसको पेटेंट करा सकते हैं। तो उस शेप के अंदर आप क्या होना चाहिए, वाट के मीन्स उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उस पेटेंट के अंदर, तो वो है, एक तो है नॉवेल्टी, दूसरा नॉन ऑब्वियसनेस, और तीसरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब नॉवेल्टी का मतलब ये है कि जो ये बिल्कुल नया होना चाहिए, किसी और ने ये नहीं बनाया हुआ होना चाहिए, कोई अदर ने वैसा डिज़ाइन नहीं बनाया हो, मतलब जो आपने जो खिलौना बनाया वो किसी और ने नहीं बनाया, उसी शेप का, उसी डिज़ाइन का, है ना, वैसा कोई और नहीं होना, आपका बिल्कुल नया होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना। और सेकंड है इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप का मतलब है कि बिल्कुल ये कोई आपने जो चीज़ बनाई है कोई ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोटा मोटा हो गया, कोई मतलब ही नहीं, छोटा मोटा गाड़ी बना दिया ऐसे ही, मतलब एक स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, मतलब कि खिलौना भी बना रहे होते बहुत, मतलब कि उसका जो साइज है, शेप है, वो कि उसमें
स्पेसिफिक मतलब कि कैरेक्टर्स होना चाहिए, है ना। वो इन्वेंटिव स्टेप होता है जी, कुछ इसमें नया हो जो कि अलग से उसको जो दूसरों से अलग करता हो, है ना। मशीनरी उसकी ज़्यादा हाईफाई होगी, जैसे कि रिमोट कंट्रोल की जगह कोई उसी के अंदर कोई बटन फिट कर दिया, या आवाज़ से वो चलने लग गया। ओके रन, तो वो चलने लग गया। ओके स्टॉप, स्टॉप हो गया। तो ये एक इन्वेंटिव स्टेप हो गया आपका। और तीसरा है कि उसकी एप्लीकेशन होना चाहिए। थर्ड बात ये क्या होगी, आपका पेटेंट कराना उस चीज़ को, तो उसका एप्लीकेशन होना चाहिए कि इसका प्रैक्टिकल कुछ यूज हो, है ना। उसका मतलब कहीं पे यूज हो, ऐसे नहीं बना दिया और कोई उसे यूज ही नहीं कर रहा, है ना। तो वो वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। और फिर है क्या क्या एक्सक्लूजन होना चाहिए पेटेंट के अंदर, मतलब कि क्या क्या किस चीज़ को हम मतलब कि हटा सकते हैं, उन चीज़ को हम पेटेंट नहीं करा सकते, मतलब कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हम पेटेंट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें ये हैं जो लिख रखा है पीपीटी में, देख रहे हो कि वो एक नेचुरल सब्सटेंस या एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे नमक निकल रहा है सागर से, अब सागर से तुमने नमक निकाल रहा है, वो तो हज़ारों सालों से निकल रहा है, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो जो NaCl है नमक, उसको आप पेटेंट करा सकते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। ये कोई सर्जिकल मेथड हो गया आपका, मतलब कि ऑपरेशन करने का तरीका हो गया कोई, कि मैं इस टाइप से ऑपरेशन करता हूँ, वो इस टाइप से ऑपरेशन करता है, मेरा ऑपरेशन करने का तरीका अलग है, तो वो भी पेटेंट नहीं होगा, वो कॉमन है ना। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी पेटेंट नहीं होगा। जैसे कोई आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोज लिया, मैंने बेसिलस खोज लिया, तो मैं पेटेंट करा दूंगा, तो वो पेटेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है ह्यूमन और प्लांट के अंदर, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हज़ारों सालों से हो रहा है। आप सोचो कि मैंने फोटोसिंथेसिस को देख रहा हूँ, इस प्लांट के अंदर देखा है, इस टाइप से होता है, एक नया स्पीसीज में देख लिया, मैं उसका पेटेंट करा दूँ, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। और जो आपकी जो इन्वेंशन है ना, वो अंगेंस्ट नहीं होना चाहिए मॉरल वैल्यूज़ के, या किसी रिलीजन को वो धक्का नहीं पहुँचाए, है ना। आपकी कोई भी इन्वेंशन, मान लो आपने कोई कपड़ा डिज़ाइन कर दिया, उसमें सरस्वती माता का फोटो लग गया, या मतलब कि कुछ केप बना दिया, दारू की बोतल पे कुछ काली माता का वो लगा दिया, फोटो लगा दिया, तो वो गलत है कि रिलीजन को वो ठेस पहुंचा रहा है, इट इज़ अगेंस्ट फ्रॉम द रिलीजन मॉरल वैल्यू, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट है, कोई भी मेथड ऑफ बिजनेस करने का तरीका, या कोई गेम खेल रहे हो वो करने का तरीका, कि क्रिकेट में ऐसे खेलता हूँ, दूसरा वाला क्रिकेट ऐसे खेलता है, मैं बिजनेस इस टाइप से करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपके पेटेंट नहीं होगी। कोई भी आप मेंटल एक्ट कर रहे हो, जीभ को बाहर निकाल रहे हो, ऊपर कर रहे हो, हाँ, और या आपकी कोई आंखें ऊपर नीचे कर रहे हो, तो इसको भी पेटेंट करा दूँ, ये चीज़ें आपके पेटेंट नहीं होगी, ठीक है ना, ये एक्सक्लूड है। और जो पीरियड ऑफ पेटेंट का है 1970, जो पेटेंट एक्ट है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 है, 1970, तो उसमें आपको 7 साल मिल जाते हैं कि आपकी चीज़ को वो प्रोटेक्ट करेगा गवर्नमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अदर्स, है ना। और लेकिन कुछ चीज़ों के लिए जब 5 साल है मिलती है फ्रॉम द पीरियड ऑफ सीलिंग, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए और भी छोटी है, कम है, फूड है, ड्रग्स है, मेडिसिन, यदि इनका पेटेंट करवाते हो तो 7 साल नहीं मिलेंगे। लेकिन जब से जो नया एक्ट आया है, जो नया मतलब मॉडिफिकेशन होने के बाद में 1994 के अंदर, तो पेटेंट का पीरियड को 20 साल हो गया। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि मतलब व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पेटेंट, तो आपको 20 ईयर्स लिखना है अकॉर्डिंग टू 1994। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस है पेटेंट का, कि ये मतलब कि आपने तो चीज़ तो बना ली है ना, मेडिसिन बना ली सपोज, अब वो मेडिसिन आपने बना लिए, ये ज़्यादा जैसे सपोज कि पैरासीटामोल पहले मेडिसिन बन रही, आपने एक पैरासीटामोल के अंदर कुछ एक और नया कंटेंट आपने ऐड कर दिया, और वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी वो बुखार के साथ साथ में आपको सपोज करो कि वो जो स्नीजिंग हो रही है, छींक आ रही है, उसको भी रोक रहा है, ठीक है। आज सपोज करो, और वो आपकी आँखों की जो क्षमता है, कैपेसिटी को, वो भी मतलब आँखें भी मतलब कि उसकी आई जो है आई साइट को भी वो अच्छा कर इम्प्रूव कर दे रहा है, मतलब कुछ एडिशन किया तो जिससे और भी उसका फर्क पड़ रहा है, अदर देन
जो हेडेक वगैरह हो रहा है उसको, है ना। तो ये चीज़ है, तो अब वो लेके आपको पेटेंट करवाना पड़ेगा, नहीं तो कोई और भी उसे बना सकता है। तो क्या करना है उसके लिए, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को फिल करना है, जो कि पेटेंट ऑफिस में मिलेगा, और ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन पेटेंट भी होता है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है ना। और जो स्पेसिफिकेशन, जो टोटल जो पीरियड लगता है 12 से 15 मंथ लग जाता है उसके अंदर आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन मिलने के अंदर, मतलब पूरा कि आपको पेटेंट मिल गया, 12 से 15 महीने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो कंट्रोलर होता है उसके पास आपका एप्लीकेशन जाता है, ठीक है ना। वो सारा चेक वगैरह करता है पूरा, फिर वो उसके बाद में फिर वो एग्जामिनर के पास भेजेगा, है ना। एग्जामिनर उसको एग्जामिन करेगा, आपके पेटेंट को सही है क्या है, वो क्या मतलब नोवेल है या नहीं है, इन्वेंटिवनेस है या नहीं है, और इंडस्ट्रियल इसका एप्लीकेशन है नहीं है, पूरा अच्छे से चेक करेगा। मतलब उसे 18 महीने लग जाएंगे उसके अंदर, है ना। यदि उस जो एग्जामिनर जो 18 महीने ले रहा है उस स्पेसिफिकेशन को जो कंट्रोलर से लिया है, उसको सारा चेक करने के बाद में वो कुछ अपना लिखता है ना, कंट्रोलर को भेजता है। अब कंट्रोलर कन्वे द लिस्ट और ऑब्जेक्शन टू एप्लीकेंट। यदि उसको एग्जामिनर को कुछ गड़बड़ मिलता है तो कंट्रोलर क्या करेगा, आपको कुछ वो लिखेगा कि ये इसमें गड़बड़ है, कि इसमें ये ऑब्जेक्शन है, कि आपने जो ये मेडिसिन बनाई है ये जिस कंसंट्रेशन में बना रखी है ये अदर कंसंट्रेशन में भी अवेलेबल है, मतलब वो भी आई साइट इम्प्रूव कर रही है, तो आपका कैसे उससे अलग हो गया। तो मतलब वो थोड़ा डीमेरिट लिखता है आपके पेटेंट के अगेंस्ट में, ठीक है ना। जो है ना, कंट्रोलर लिखेगा जो एग्जामिनर से मिला है जो, ठीक है ना। फिर कंट्रोलर से वो ऑब्जेक्शन को आप लेते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और वो जो इसलिए 15 महीने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब रिप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्शन का, मतलब एप्लीकेंट सपोज मैं हूँ तो 15 महीने मैं ले सकता हूँ उसको वापस रिप्लाई करने के लिए कि मेरा जो कंसंट्रेशन है जो इस पैरासीटामोल में डाला है वो डिफर है फ्रॉम दी अदर्स पैरासीटामोल ऑनर से, ठीक है। तो उसके बाद में मेरे को 3 महीने भी और भी ज़्यादा मिल सकते हैं, एक्सटेंशन और भी मिल सकता है। और एप्लीकेंट चेंज था एप्लीकेशन सेटिस्फाई द कंट्रोलर, और ये बाद में जब ऑब्जेक्शन को मैं सेटिस्फाई कर दूंगा कंट्रोलर के, तो बाद में कंट्रोलर जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, एप्लीकेशन इज आल्सो गिवन ए अपॉर्चुनिटी टू हियर एप्लीकेंट गिवन एटलीस्ट 10 डेज नोटिस आफ्टर फिक्सिंग द डेट ऑफ हियरिंग। बाद में उसका हियरिंग भी होता है, 10 दिन मिलता है उसको कि हाँ कि ये था ऑब्जेक्शन था, इसको ऐसे हमने रिजेक्ट किया, है ना। वो सारी हियरिंग वगैरह चलती है फिर वहाँ, है ना। यदि ऑब्जेक्शन होने के बाद की बातें हैं बाद में, तो एग्जामिनर भेजता है कंट्रोलर को, वहीं ख़त्म हो जाता काम, है ना। एप्लीकेशन नोटिफाई द कंट्रोल वेदर अटेंड द हियरिंग, वही उसको नोटिस भी देता है। फिर एक्सटेंशन का टाइम भी मिल जाता है हियरिंग के लिए, ठीक है। फिर यदि सारे ऑब्जेक्शन सेटिस्फाई हो जाते हैं और बाद में उसको उसकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो जाती है और फिर वो पब्लिश हो जाती है गज़ेटेड ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उसको अप्रूवल मिल जाता है पेटेंट के लिए। तो क्या प्रोसेस था शुरू के अंदर, हमको एप्लीकेशन देना है, ऑनलाइन भी दे सकते हैं ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है कंट्रोलर के पास में, कंट्रोलर भेजता है एग्जामिनर के पास में, एग्जामिनर उसे अच्छे से एग्जामिन करता है, 15 महीने का टाइम लेता है कि वो इन्वेंटिव है, नोवेल है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या नहीं। यदि सारा मिल जाता है तो एप्लीकेशन उसकी सेटिस्फाई हो जाती है, उसको पेटेंट मिल जाएगा। यदि नहीं होती है तो ऑब्जेक्शन लगाता है, एग्जामिनर अगेन कंट्रोलर को भेजेगा, कंट्रोलर वापस से एप्लीकेंट को भेजेगा ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उसे ऑब्जेक्शन को उसको रिमूव करना है, उसको वापस से एप्लीकेशन में लिखना है। ये वाली चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाई करती है। तो वापस से वो कंट्रोलर से जाएगा, उसका हियरिंग होगा, उस हियरिंग के अंदर उसको अपना ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पेटेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पेटेंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट है अपना टॉपिक ट्रेडमार्क सर्विस, है ना, ट्रेड नेम वगैरह। मतलब ट्रेडमार्क क्या है, मतलब कुछ एक तरह का एक अलग ही डिफरेंट डिस्टिंक्ट सिंबल है, लोगो है ना। जैसे कि कोको कोला का अपना सिंबल है, CO ऐसे लिख लिया, पेप्सिको का अपना सिंबल है, लिम्का का अपना सिंबल है, ठीक है ना।
जैसे जो नाइकी होता है, नाइकी के जूते होते हैं, ओके, रिबॉक के जूते होते हैं, तो उसका एक सिंबल है रिबॉक का, एसबीआई का अपना सिंबल है। तो सभी का अपना अपना एक सिंबल है, अपनी अपनी कंपनी का। तो वो जो सिंबल, स्पेसिफिक सिंबल है, एक डिस्टिंक्ट सिंबल है, लोगो है ना, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ठीक है। और ये ट्रेडमार्क क्या होता है, ये इंडिविजुअल एंटरप्राइज को मिलता है ना, उसको एंटरप्राइज, उस इंडिविजुअल एंटरप्राइज को मिलता है, ऐसे नहीं कि बहुत जनों को दे दिया, है ना। और ये क्या है, एक तरह की ये एक लीगल है कि भैया ये जैसे कोको कोला का वो लोगो देखने से पता लग जाएगा कि ये कोको कोला ही है ना। ये क्वालिटी से कोई इसका लिंक नहीं है कि भैया कि क्वालिटी इसकी, ये लोगो बढ़िया दिख रहा है तो इसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी, ऐसा उससे कोई लिंक नहीं है। जस्ट ये एक ह्यूमन माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए है ये चीज़, अपना ट्रेडमार्क। और ये ट्रेडमार्क क्या है, एक तरह के वर्ड हो सकते हैं, लेटर है, मतलब वर्ड लिख दिया रीबॉक, लेटर हो सकता है, जैसे जैसे हो गया रोल्स रॉयल का आर हो गया, तो वो हो गया बस, ये आर जहाँ इस टाइप का बना है तो वो यानी कि वो रोल्स रॉयल की कार है। कोई भी डिवाइस, ड्राइंग, सिंबल, 2D 3D कोई भी हो, या उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वर्ड और आर्ट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना, डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या ऑडियो हो सकता है, साउंड, म्यूजिकल नोट्स हो सकते हैं, है ना। म्यूजिकल नोट्स जो चल रहे हैं, ये जिस टाइप से जो गाने की कोई धुन है तो वो ट्रेडमार्क के अंदर भी आ सकती है। तो साउंड भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक साउंड आ गया, जैसे नोकिया का जो नोकिया का साउंड अलग होता है, एयरटेल का साउंड होता है, वो एक ट्रेडमार्क होता है एक तरह का, है ना। मतलब एयरटेल की टोन अलग होती है, नोकिया की टोन अलग होती है, रिलायंस की भी अपनी टोन होती है, तो वो सारा ट्रेडमार्क के अंदर आता है। और ये अल्फैक्ट्री यानी स्मेल, कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है, कोको कोला बोतल को सूंघोगे तो अलग स्मेल आएगी, लिम्का की बोतल के लिए अलग स्मेल आती है ना, अपना अपना स्मेल होता है, वो भी एक ट्रेडमार्क के अंदर में आएगा। अब क्या चीज़ें प्रोटेक्टेड है और कौन सी चीज़ें नहीं ट्रेडमार्क के अंदर, है ना। इसमें कोई भी आपकी कोई भी गुड है, मतलब कोई भी गुड्स हो आपके पास, कोको कोला बुक्स वगैरह, कोको कोला की बोतल हो गई हो, या नाइकी के जूते हो गए हो, है ना, कोई भी सर्विस है वो आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन आप यदि चाहिए कि आपको ऑफिशियल हॉलमार्क कोई एम्बलम है, मतलब जैसे तिरंगे का साइन हो गया, ट्राई कलर का साइन हो गया, या ऑफिशियल साइन हो गया, है ना, मतलब जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो जो साइन है, लोगो है, वो आपका ट्रेडमार्क में प्रोटेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ऑफिशियल साइन कोई भी हो, पोस्ट ऑफिस का साइन हो गया, बोली सीबीआई का साइन हो, वो प्रोटेक्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यहाँ पे नाम से इसे दिख रहा है कि जियोग्राफिकल नहीं, एक स्पेसिफिक एरिया है, उसको इंडिकेट करता है कि ये स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक वस्तु वहाँ पे बनती है ना। जैसे कोई भुजलोक या चिली है, वो आसाम रीजन में पाई जाती है। चाय है, दार्जिलिंग टी, वो दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल में मिलेगी, ठीक है। जैसे बीकानेरी भुजिया है तो वो बीकानेर रीजन में मिलेगी, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक रीजन के अंदर मिलती है, तो वहाँ वाले उस चीज़ को बना सकते, कोई भी बना सकते हैं उसको जीआई को यूज में लेते हुए, और वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है, और उस चीज़ को कोई दूसरा नहीं बना सकता, है ना, मतलब मैन्युफैक्चरर और उसका मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो ये जीआई होती है ना। मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिलती है एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर, है ना। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज फाउंड इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन दैट इज नॉन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, फॉर एग्जांपल टी, राइस, ओके, डेयरी प्रोडक्ट, चीज, वाइन, स्प्रिट्स, दीज आर बीकानेरी भुजिया इन बीकानेर रीजन, दार्जिलिंग टी इन दार्जिलिंग रीजन, ओके, बुजलकिया चिली इन आसाम, ओके, दीज आर थिंग्स। और कैसे प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ जीआईस, ये कोई एक आदमी को नहीं मिलता, पहली बात ये मिलता है पूरा एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो उस रीजन में रहती है, एक सिंगल ओनर नहीं है इसका। ये बीकानेर भुजिया है तो भैया बीका जी को ही है, ऐसा नहीं कि सबको ये जो बीकानेर भुजिया है वो कोई भी ऐसा कोई बना सकता है, मतलब वो पूरा उस रीजन के लिए ही है।
और कोई भी प्रोड्यूसर, एनी प्रोड्यूसर इन द रीजन कैन यूज़ जीआई, और वो उस जीआई को यूज में ले सकता है कोई भी व्यक्ति वहाँ पे, मतलब कोई स्पेसिफिक आदमी का नहीं है वो जीआई, सबका है उस रीजन के अंदर, सीधी सी बात है। वो जीआई को कोई भी, मतलब जीआई जो रजिस्टर होती है वो नेशनल लेवल पे भी होती है ना, उसको सर्टिफिकेट मार्क मिलता है उस ओरिजिन का फॉर दिस पर्टिकुलर गुड, और गवर्नमेंट रजिस्टर करती है जीआई को इंटरनेशनल लेवल पर। जो जीआई रजिस्टर होती है वो विपो करता है। विपो मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, वो विपो इंटरनेशनल लेवल पे जीआई को प्रोटेक्ट करती है। ओके, और ये ऑफेंस से यूज फॉल्स जीआई ऑन गुड्स, और ये क्राइम है यदि कोई गलती से कोई यूज में ले रहा तो। और नेक्स्ट आपका आएगा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का मीनिंग है कि कोई भी ऑर्नामेंटल वैल्यू हो गई, ऑर्नामेंटल वैल्यू को जैसे प्लांट का शेप हो गया, 3D प्लांट का शेप होता है ना, बोनसाई प्लांट हो गए उनका अलग अलग शेप हो गया, या फ्लावर को जो गुलदस्ता आपने सजाया उसका शेप हो गया, मतलब एस्थेटिक है वो उसका वैल्यू आर्टिकल का, है ना। तो जिसका एक विजुअल अपीयरेंस है, ठीक है, और वो डिफरेंट है अलग से, तो वो उसको प्रोटेक्शन यदि करना है तो आपको पेटेंट या कॉपीराइट में नहीं देना, आपको जाना है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर, वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करवाना है, ठीक है, वहाँ आपको ज्वाइन करना है। 3D आर्ट हो गया, किसी भी प्लांट की हो गया, किसी शेप हो गया, तो उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे परफ्यूम की बोतल हो गई, तो परफ्यूम की जो बोतल का जो शेप है ना स्पेसिफिक, जैसे फोग की बोतल है, तो वो फोग की बोतल को आपको यदि प्रोटेक्ट करवाना, ये मेरी शेप है, इस टाइप का ढक्कन है, इस टाइप का कलर है, ये है, तो ऐसे ये खुलता है, तो वो सारा का सारा जो प्रोटेक्ट होगा वो आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो ऑफिस होता है वहाँ जाना है, वो उसको वहाँ प्रोटेक्ट होगा। लेकिन जो फोग का सिंबल है वो ट्रेडमार्क में प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। बेडशीट का कवर है, उसकी डिज़ाइन है, वो भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, हाँ, वो प्रोटेक्ट होगी। अब क्राइटेरिया क्या है, ये एक नई होनी चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आप कैपेबल होना चाहिए फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब कि को बेडशीट है, उस बेडशीट का जो आपने प्रोटेक्ट करवाया अंडर द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तो वो आपका उसमें लार्ज अमाउंट में आप उसे प्रोड्यूस कर सके, आप में क्षमता होनी चाहिए, और किसी की जो रिलीजन है उसकी मॉरल वैल्यू है उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब क्या है? ट्रेड सीक्रेट का मतलब है कि कुछ इन्वेंशन है ना, मान लो कोई आपका कोई स्पेसिफिक डाटा हो गया, या आपका कोई स्पेसिफिक मेथड है प्रोसेसिंग का, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सपोज करो कि मतलब कि आपने कोको कोला बना रहे हैं, है ना, तो कोको कोला बनाने का एक फॉर्मूलेशन है ना, कि चीनी इतना डालना है, मतलब चीनी इतना डालना है, और कोई जो उसका आगे जो उसको मतलब कि स्टोर ज़्यादा मतलब उसकी स्टोर करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकता है, गैस इतना डालना है, पानी इतना डालना है, तो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में विद द प्रोसेस, तो वो प्रोटेक्ट होता है। वो प्रोसेस, पैरासीटामोल दवाई बनानी है तो वो दवाई का जो प्रोसेस है वो प्रोटेक्ट होता है, मतलब उसका केमिकल फॉर्मुलेशन विद प्रोसेस, वो सारा जो प्रोटेक्ट यदि आपको करवाना है तो आपको ट्रेड सीक्रेट ऑफिस में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये इसके अंदर होती है, या क्लाइंट का डेटाबेस हो गया कि भैया ये इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा फेसबुक यूजर्स हैं, है ना, ये चीज़ें सर्च हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, तो वो भी क्लाइंट का जो डेटाबेस है वो भी आपको प्रोटेक्ट होता है ट्रेड सीक्रेट के अंदर, कि ये, है ना। और ये बहुत बेस्ट वे है, यदि आपके सीक्रेट को, यदि कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं ना, आपको बहुत बियॉन्ड द टाइम आपको यदि इसको सीक्रेट रखना है ना, तो आपको ट्रेड सीक्रेट में जाके आपको प्रोटेक्ट करवाना चाहिए उस चीज़ को। ये बेस्ट वे है टू प्रिवेंट द इन्फेक्टमेंट फ्रॉम दी अदर्स, ये ट्रेड सीक्रेट है आपका। when the trade secrets are preferred, when we will prefer the trade secret, ये अब मतलब कब आप ट्रेड सीक्रेट को प्रिपेयर करेंगे,
कि जब आपको पेटेंट कोई आपका कर नहीं रहा उस चीज़ को, तो आप ट्रेड सीक्रेट में जा सकते हैं कि भैया मेरी इस दवाई को वो पेटेंट नहीं कर रहा है, आप ट्रेड सीक्रेट में चला जाइए। और यदि आपको पेटेंट की लिमिट 20 साल है, आपको ज़्यादा चाहिए, मेरे को बियॉन्ड द टाइम लिमिट चाहिए, तो आपको ट्रेड सीक्रेट में जाना चाहिए, है ना। और कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन यदि प्रोहिबिटिव है, यदि वो मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, वो सही नहीं है, इसकी कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए, तो आप ट्रेड सीक्रेट में उसको जाना चाहिए। और या उस जो चीज़ बना रहे हैं उस चीज़ का यदि रिवर्स इंजीनियरिंग आप नहीं कर सकते, रिवर्स प्रोसेस नहीं है, केवल आगे जा सकती है, पीछे नहीं जा सकती, तो वो भी आप ट्रेड सीक्रेट में आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। मतलब जो लिटरेचर का जो वर्क है वो आपका प्रोटेक्ट होता है। आपने बुक लिख दी, आपने कोई लेक्चर दे दिया, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ड्रामेटिक हो गया, कोई ड्रामा बनाया है मैंने इस टाइप का, जैसे कृष्ण का ड्रामा रासलीला करते हुए बना दिया, वो भी प्रोटेक्ट हो सकता है। म्यूजिकल वर्क हो गया, कोरियोग्राफी जो नाचने का टाइप है, डांस करने का जो स्टाइल है, सिनेमेटोग्राफी है, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफ भी, कोई फ़ोटो ले ली स्पेसिफिक, जंगल में जाके किसी, वो आपने कभी देखा होगा वो बंदर का हंसते हुए दांत निकालते हुए फ़ोटो है, तो वो भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई मैप है स्पेसिफिक, वो भी आपका प्रोटेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये जो आर्टिस्टिक वर्क है, फ़ोटो लेना, हाँ, सिनेमेटोग्राफी, ड्राइंग, ना डांस, बुक्स, लेक्चर, ड्राइंग, ये सारे जो प्रोटेक्ट होता है वो कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट होता है ना। और मॉरल राइट क्या है? ऑथर राइट टू पेटेंट। ऑथर को ये राइट होता है और किसी दूसरे के साथ में ये अलाइन नहीं होता है। इसके बेनिफिट क्या है? मतलब ये बेनिफिट तो डायरेक्ट से सीधी, या आपको उस जो आपको जो ये राइट आपको ये देता है कि जो बुक आपने लिखी है उस राइट टू ट्रांसलेशन, मतलब आप अदर लैंग्वेज में भी उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइट ऑफ परफॉर्मेंस, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यू कैन मल्टीप्लाई इन कॉपीज़, ठीक है ना, मैनी कॉपीज़ यू कैन प्रोड्यूस। हाँ, ओके, ये आपका इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाते हैं। आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, असाइन कर सकते हैं किसी दूसरे को। हाँ, ये मतलब दूसरे को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कॉपीराइट को। और ऑथर कौन होगा? राइटर होगा जो उस बुक को लिखने वाला, पेंटर होगा जो पेंटिंग को बनाने लगा, म्यूज़िक कंपोजर जो म्यूज़िक को बना रहा है, ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट कर रहा है, सिनेमेटोग्राफर जो सिनेमेटोग्राफी कर रहा है, फोटोग्राफ जो फोटोग्राफी कर रहा है, वो ये वाली चीज़ें। लेकिन अभी ये सारा हमने पढ़ लिया कि आईपीआर के हमारी माइंड से जो भी कोई चीज़ आइडिया निकलता है उसको हम प्रोडक्ट के रूप में बना देते हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी। और उसके डिफरेंट टाइप, ट्रेड सीक्रेट मतलब प्रोसेस, कॉपीराइट जो बुक्स वगैरह लिख रहे हैं, ट्रेडमार्क यानी कोका कोला बोतल का साइन जैसे, और आपके और क्या ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, और ये आपके क्या था, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मतलब कि बेडशीट का जो ऊपर का जो स्टाइल बनाया है, ऊपर उसका कार मतलब आपने जो उस पर बनाया है, डिफरेंट टाइप के कलर्स वगैरह बनाया है, ठीक है। परफ्यूम के बोतल का जो शेप है, ये सारी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आएगा। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब उस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो जीआई होता है, फॉर एग्जांपल बीकानेरी भुजिया। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी प्रोटेक्ट हैं। लेकिन ये सारा सब कुछ होते हुए भी कुछ इमर्जिंग इशू है कि जिनको अभी तक प्रॉब्लम हो रही है कि इन चीज़ों को प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, क्या कैसे करेंगे, इसमें अभी तक बहस चल रही है कोर्ट के अंदर। तो जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज हो गई है, एक्सप्रेशन, मतलब कि हमारे ट्रेडिशनल जो गाने हैं, ट्रेडिशनल हमारे जो मतलब रहने का स्टाइल है, ट्रेडिशनल जो पहनावा है ना, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है ना, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें है अभी चल रहा है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज़ है, कि भैया आसाम के अंदर डिफरेंट राइस की वेराइटीज़ है, या राजस्थान के अंदर जैसे खजूर के डिफरेंट जो पेड़ हो गए बहुत सारे, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि उनकी डाइवर्सिटी को नहीं होना चाहिए, है ना, जिससे कोई और यूज़ नहीं कर सके। ये एक तरह का एक इशू है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे जो ये इलेक्ट्रॉनिक अमेज़न वगैरह जो इनके जो चल रहा है साइट वगैरह, है ना, इनको प्रोटेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
इंटरनेट डोमेन्स के नेम हो गए, गूगल नाम हो गया, याहू हो गया, ये प्रोटेक्ट होने चाहिए नहीं होने चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर, हमारा जो डेटाबेस है इंटरनेट पे जो अवेलेबल है या किसी और जगह है, कोई सॉफ्टवेयर का नाम है, तो वो प्रोटेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर ये इश्यूज चल रहे हैं इन IPR। तो ये वाली चीज़ है बच्चों। तो अब इसके बाद में विपो वगैरह हम डिस्कस करेंगे। यदि कोई एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग रिगार्डिंग दिस टूडेज क्लास, यू कैन ask me in Google Classroom or you can direct call me also. Okay, thank you, goodbye बच्चों।